नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए त्रैमासिक परीक्षा 2020-21 कक्षा 9वीं विषय हिंदी। जो आपका कल पेपर होने वाला है उस पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखिए। इस सभी क्वेश्चन फिर उसके बाद सभी क्वेश्चनों के आपको आंसर मिल रहे हैं। तो कल का जो आने वाला पेपर है पहले देख लीजिए, उसकी नोटिफिकेशन क्या होगी। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य होगा। और इसके बहुविकल्प देख लीजिए। पहला बहुविकल्प है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? पानीपत की लड़ाई की ओर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर, कारगिल की ओर। तो किसकी ओर संकेत करती है? स्वतंत्रता की ओर। बचिया के ताऊ मुहावरे का क्या अर्थ है? बचिया के ताऊ मुहावरे का क्या अर्थ है? कोल्हू का बैल अत्यधिक परिश्रमी, मूर्ख व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति। अत्यधिक परिश्रमी। मंदिर में कितनी पोथी रखी गई थी? मंदिर में कितनी पोथी रखी गई थी? 103। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के मुख्य अंग कौन होते हैं? वाक्य के मुख्य अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। नवरत्न में समास है, द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। संगोष्ठी में उपसर्ग होगा। संगोष्ठी में सम 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर। अब चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने मोबाइल पर डाउटनेट ऐप का 8 400 400 400 सेव कर लीजिए, फिर चैट ओपन कर लीजिए। जिस सवाल में आपको डाउट हो उस सवाल की फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। 6 से 12 आईआईटी, जेईई मेंस, सीबीएसई बोर्ड, बाकी सभी स्टेट की फुल क्लासें मिलेंगी आपको। जल्दी से सेव कर लीजिए 8 400 400 400। उपसर्ग होगा। भरिया का अभिप्राय है। भरिया का अभिप्राय है भारवाक। भरिया का अभिप्राय किससे हो जाएगा? भरना से। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, वाक में घर का प्रतीक है। वाक में घर का प्रतीक क्या है? आत्मा। क्या है? आत्मा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी मिलान कीजिए। गधे के गुणों की पराकाष्ठा है। गधे की गुणों की पराकाष्ठा कैसी है? मुनियों जैसी। कैसी है? मुनियों जैसी। डांडा थोड़ला की ऊंचाई है। डांडा थोड़ला की ऊंचाई है 16-17 हजार फीट। पखा पखी। पखा पखी का विपक्ष है पक्ष विपक्ष। क्या हो जाएगा? पक्ष और विपक्ष। कच्चे सकोरे। कच्चे सकोरे का क्या अर्थ हो जाएगा? कच्चे सकोरे का अर्थ हो जाएगा स्वामिक रूप से कमजोर। कच्चे पकौड़े का अर्थ हो जाएगा स्वामिक रूप से कमजोर। सूरज का विवाह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो देख लीजिए, गधे के गुणों की पराकाष्ठा किससे की गई है? ऋषि मुनियों से। डांडा थोड़ल की ऊंचाई होती है 16-17 हजार फीट। पका पकी का कहा गया है किसके लिए? पक्ष विपक्ष के लिए। कच्चे सकोरे का कैसा अलंकार है? उपमा अलंकार है। इसके बाद नेक्स्ट है, कोई 2 महाकाव्य और महाकाव्यों के नाम लिखो। 2 महाकाव्य
और महाकाव्यकारों के नाम लिखो। तो 2 महाकाव्य हो जाएंगे रामायण और महाभारत। वेद व्यास, एक के रचयिता कौन है? वेद व्यास, और दूसरे के रचयिता हैं और रामायण की रचयिता हैं वाल्मीकि। तो 2 महाकाव्य हो जाएंगे महाभारत और रामायण, और उनके रचयिता हो जाएंगे महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि। इसके बाद तीसरा है मेजबान कहानी किस लोक भाषा में लिखी गई? मेजबान कहानी किस लोक भाषा में लिखी गई? तो यह पारसी भाषा में लिखी गई। कवि रसखान पत्थर के रूप में किसका अंश बनाना चाहते हैं? भगवान कृष्ण का। किसका? भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण का। निरापद सहिष्णुता का क्या स्पष्ट है? निरापद सहिष्णुता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जिसने कोई अपराध न किया हो उसे निरापद कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कांजी हाउस क्या है? उसमें बंद जानवरों का जीवन किसने और कैसे बचाया? कांजी हाउस क्या होते हैं? अन्ना जानवरों को एक रखने के लिए एक घर बनाया जाता है जिसे कांजी हाउस कहते हैं। उस हाउस में आवारा फिर रहे जानवरों को बंद किया जाता है। बंद जानवरों का जीवन मोहनलाल ने बचाया और उन जानवरों का कर दे के उसने वहां से उसे छुड़वाया। इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6वां है प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। काव्यांश में विष और अमृत किसका प्रतीक है? प्रेमी और प्रेमिका का। किसका है? प्रेमी और प्रेमिका का। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7वां है रेखांकित शब्द की जगह एक अर्थ वाला शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। कल मेरे मित्र ने मेरी सहायता की। जिससे आज मैं बहुत खुश हूँ। कल मेरे मित्र ने सहायता की जिससे आज मैं बहुत खुश हूँ। ये वाक्य पूरा हो जाए। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट है मेले हैं मुझे में घूमना अच्छा लगता है। मेले हैं मुझे घूमना अच्छा लगता है। इसका हो जाएगा मेरे मित्र ने कल मेरी सहायता की। क्या हो जाएगा इसका सही? मेरे मित्र ने कल मेरी सहायता की। इसके बाद देख लीजिए इसका अथवा मेले हैं मुझे घूमने में अच्छा लगता है। तो क्या हो जाएगा? मुझे मेले में घूमना अच्छा लगता है। घूमना अच्छा लगता है। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण से आप क्या समझते हैं? गुरुत्वाकर्षण से आप क्या समझते हैं? जब कोई वस्तु ऊपर या नीचे फेंकी जाती है तो वह पृथ्वी की ओर एक आकर्षण महसूस करती है। जब कोई वस्तु पृथ्वी से बाहर फेंकी जाती है तो पृथ्वी की ओर एक बल लगता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। या इसका अथवा देख लीजिए दूषित जल से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूषित जल से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है?
दूषित जल पीने से स्वास्थ्य में अनेक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में अन्य बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। खांसी, खसरा, जुकाम, हैजा, चेचिस वगैरह आदि बीमारियां फैल जाती हैं दूषित पानी पीने से। निम्नलिखित शब्दों में एक एक पर्यायवाची दी। पहला है जल। जल का हो जाएगा नीर। जल का क्या हो जाएगा? नीर। बादल। जल की देख लीजिए, जल की क्या हो जाएगी? नीर। जल की हो जाएगी नीर। बादल की हो जाएगी मेघा। बादल की क्या हो जाएगी? मेघा। सूर्य की देख लीजिए क्या हो जाएगी? भास्कर। भास्कर। नोट करते जाइए। जल की नीर हो जाएगी, बादल की हो जाएगी मेघा, सूर्य की हो जाएगी भास्कर, हवा की हो जाएगी पवन। क्या हो जाएगी? पवन। तो इसे नोट कर लीजिए। आपके इस पूरे पेपर का फुल सोल्यूशन मिलने वाला है हमारी इस वीडियो में, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, यह इसके अथवा में दिया गया है, झूठ बोलने वाले को कोई प्यार नहीं करता। और दूसरा दिया गया, माँ ने बच्चों को नहलाया और स्कूल भेजा। इसे प्रश्नवाचक वाक्य में बनाना है। तो क्या माँ ने बच्चों को नहलाकर स्कूल भेजा? क्या हो जाएगा? क्या माँ ने बच्चों को नहलाकर स्कूल भेजा? इसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां है, उच्चारण सद्धम। इसके बाद देख लीजिए 10वें क्वेश्चन का सेकेंड है, निम्नलिखित में से मूल शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय लिखिए। क्या है? दौड़ना, परिचायक, गरीबी। दौड़ना का क्या हो जाएगा? दौड़। परिचायक का हो जाएगा परिचय। गरीबी का हो जाएगा गरीब। मुखड़ा का हो जाएगा मुख। इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां देख लीजिए, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। फूला न समाना। फूला न समाना, अत्यधिक खुश होना। अत्यधिक खुश होना, अर्थ हो जाएगा अत्यधिक खुश होना। राम अपनी कक्षा में प्रथम आने पर फूला नहीं समा रहा है। फूला नहीं समा रहा है। क्या हो जाएगा? फूला न समाना, अत्यधिक खुश होना। राम अपनी कक्षा में प्रथम स्थान आने पर फूला नहीं समा रहा। खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करना, बहुत कड़ी मेहनत करना। क्या हो जाएगा इसका अर्थ? बहुत कड़ी मेहनत करना। राम परीक्षा में पास होने के लिए, राम परीक्षा में पास होने के लिए दिन रात खून पसीना एक करता है। दिन रात खून पसीना एक करता है। यह देख लीजिए। इसी के बाद दूसरा, निरंतर चलने वाला जो पुरुषों में उत्तम हो तो उसे क्या कहते हैं? महापुरुष। क्या कहते हैं? महापुरुष। निरंतर चलने वाला अथक कहते हैं उसे, अथक। इसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां। वह वाक्य चुने जिसका अर्थ दिए गए वाक्य के समान है। मैंने पहले कभी यह फिल्म नहीं देखी। आज मैंने यह फिल्म पहली बार देखी।
मैंने ये फिल्म कुछ समय पहले देखी। मैंने यह फिल्म इससे पहले केवल एक बार देखी है। यहाँ आने से पहले मैंने ये फिल्म देखी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आज मैंने यह फिल्म पहली बार देखी। तो क्या हो जाएगा? पहला नंबर सही हो जाएगा। आज मैंने यह फिल्म पहली बार देखी। इसके बाद इसका अथवा भी देख लीजिए। दिए गए विकल्पों में उचित विराम चिन्ह चुनकर लिखें। मुझे बहुत कुछ करना है। मुझे बहुत कुछ करना है। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? मुझे बहुत कुछ करना है। इसके बाद कोमा लगा देंगे यहाँ पर, करना है। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? लास्ट में प्रश्नवाचक शब्द लगा देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके एक कहानी लिखिए। काका काकी, हलवा, व्यंजन, बूढ़ी, पूड़ी, कचौरी, मेहमान, गांव, शादी। गांव की काकी के यहाँ शादी में पूड़ी, कचौड़ी, हलवा सभी मेहमानों ने बहुत अच्छे से खाया। शादी में काकी के यहाँ बहुत सारे व्यंजन, हलवा, पूड़ी, कचौड़ी, गांव के सभी मेहमान और सभी मेहमानों ने शादी में मिलकर भोजन खाया। इसके बाद देख लीजिए 14वां है। 14वां क्वेश्चन है, पानी के महत्व अथवा त्योहारों का महत्व शीर्षक का अनुच्छेद कीजिए। पानी के महत्व। पानी जल ही जीवन है। जैसे कहते हैं जल ही जीवन है, तो जल ही जीवन है। इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा कि यदि हम पानी ना होता तो हमारा जीवन नर्क हो जाता। तो क्या हो जाता? हमारा जीवन नर्क हो जाता। तो जल ही जीवन है। इसके बाद देख लीजिए, दो मित्रों के बीच संवाद लिखिए। दो मित्रों के बीच संवाद लिखिए। दो मित्रों के बीच संवाद। राम श्याम से कहता है, आज हम अपने विद्यालय चलेंगे और विद्यालय हम समय पर पहुंचेंगे, क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से विद्यालय समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे हमारे अध्यापक महोदय हमें बहुत डांट फटकार रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। घर में जो काम आप अक्सर करते हैं उसके बारे में 2 वाक्य लिखिए। घर में जो काम आप अक्सर करते हैं उसके बारे में 2 वाक्य लिखिए। हम घर में अपने कापी किताबों को सुव्यवस्थित ढंग से रखते हैं और उनमें कवर चढ़ा कर रखते हैं, और अपने घर की साफ़ सफाई और अपने कमरे की साफ़ सफाई अच्छी तरह से हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रेमचंद जी अथवा राहुल शंकर जी का साहित्यिक जीवन परिचय बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो हम आपको प्रेमचंद जी का जीवन परिचय डिस्क्रिप्शन की लिंक में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में किसी एक काव्यांश का संदर्भ से भावार्थ है। ऊंचे कुल का जन्मिए, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। तो ये कबीर दास जी की रचना है। कबीर दास जी की रचना है। कबीर दास जी कहते हैं, ऊंचे कुल में जन्मी है। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं होता है। यदि आप पंडित या ब्राह्मण के कुल में जन्म लिए हैं और यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो आपका ऊंचे कुल में जन्म लेना व्यर्थ है। ऊंचे कुल में जन्म लिए, जे करनी ना ऊंच होए। यदि आप ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं और आपकी करनी ऊंच नहीं है, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। सुबरन कलश भरा, सुबरन से अमृत से कलश भरा है, साधु निंदा सोए। तो जैसे साधु के लिए अमृत भरा कलश भी निंदा के योग्य होता है, उसी प्रकार आप ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं, यदि आपके कर्म ऊंचे नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है। इसके बाद देख लीजिए,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित एक गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। देख लीजिए, झूरा काची के दोनों बैलों के नाम हैं। हीरा और मोती दोनों परछाई के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचे, बहुत दिनों साथ रहते, दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने बैठे हुए एक दूसरे से मूल भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे से बात कैसे समझ जाते थे हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुण शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपने प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लेते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों के घनिष्ठ होने से धौल धप्पा होने लगता है, इसी दोस्ती को कुछ फुसफुसी और हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 में, आपका नाम रमेश है और आप केंद्रीय विश्वविद्यालय भोपाल के छात्र हैं। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। आप शुल्क माफ़ी के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो आप लिखेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय जी। क्या लिखेंगे? प्रधानाचार्य महोदय जी, केंद्रीय विद्यालय भोपाल। इतना लिख लीजिए पहले, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय भोपाल। इसके बाद विषय डालेंगे फीस माफ़ी के संबंध में, फीस माफ़ी के संबंध में। इसके बाद नीचे शुरू करेंगे महाशय, महाशय लिखेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन्स कोमा लगा के लिखेंगे, सविनय विनम्र निवेदन है कि, सविनय विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी आपका नाम क्या है? रमेश। प्रार्थी रमेश आपके विद्यालय की कक्षा 9वीं का छात्र है। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति इस समय बहुत ही खराब है। मेरे 5 भाई बहन हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे पिताजी एक मजदूर हैं जो हम लोगों की फीस अदा नहीं कर पा रहे हैं। मैं पढ़ाई में अच्छे अंकों से हर वर्ष पास होता हूँ। मैं पिछले वर्ष प्रथम श्रेणी से अपनी कक्षा 8वीं पास की थी। हमारे पिता की इस समय की स्थिति ऐसी है कि वो हमारे पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारी फ़ीस माफ़ करने की कृपा करें। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए यदि आप हमारी फ़ीस माफ़ कर देंगे तो आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं होंगी और हमारा जीवन भी अच्छे से पढ़ाई के लिए तरसेगा नहीं। इसके बाद नीचे से लिख देना है धन्यवाद और अपना नाम डाल देना है, कक्षा डाल देनी है। यदि आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। इसकी डिस्क्रिप्शन भी में हम आपको लिंक में शेयर कर देंगे। यदि आप नहीं लिख पाए हो तो इसकी डिस्क्रिप्शन में हम शेयर कर देंगे। इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से अपठित पद को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो नीचे क्या दिए गए? प्रश्न दिए गए, पहले से पढ़ना है। तो मनुष्य का जीवन बहुत संघर्षमय है। उसे पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर भी ईश्वर द्वारा जो मनुष्य रूपी वरदान इस पृथ्वी पर हुआ है, मानो धरती का रूप ही बदल गया। संसार संघर्ष करने वाले मनुष्यों का आधार पर टिकी है। देवता भी उनसे ईर्ष्या करने हैं। मनुष्य का जीवन कर्म बल से श्रेष्ठ है। धन है मनुष्य का जीवन। गद्य का उचित शीर्षक क्या है? गद्य का उचित शीर्षक क्या है? मनुष्य का जीवन। तो क्या है? मनुष्य का जीवन। इसके बाद देख लीजिए,
किस कारण श्रेष्ठ माना गया? मनुष्य का किस कारण श्रेष्ठ माना गया है? कर्म के कारण श्रेष्ठ माना गया। किस कारण श्रेष्ठ माना गया? कर्म के कारण। यह संसार किस आधार पर टिका है? यह संसार कर्म के आधार पर टिका है। देवता किससे ईर्ष्या करते हैं? मनुष्यों से। देवता किससे ईर्ष्या करते हैं? मनुष्यों से। इस पृथ्वी पर ईश्वर प्रदत्त वरदान क्या है? मनुष्य रूपी वरदान। तो क्या है मनुष्य रूपी वरदान? मनुष्य रूपी वरदान। इसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। बाल श्रम के कारण, कोविड-19 समस्या और समाधान के कारण, विज्ञान चमत्कार, जल संरक्षण। तो हम आपके कोविड-19 समस्या एवं समाधान के कारण इसमें 250 वर्ड का निबंध आपके डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे देंगे, आप वहां से जाकर देख लीजिए। मेरा प्रिय मित्र, यह वृक्ष हमारे मित्र हैं। एक रूपरेखा लिखिए। वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे लिए जो ऑक्सीजन मिलती है वो हमारे वृक्ष ही हमें वो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। एक वृक्ष 20 मनुष्यों को जीवन पर्यंत ऑक्सीजन देने के लिए पर्याप्त रहता है। तो हमारे जीवन में ऑक्सीजन की कितनी महत्वता है ये आप कोरोना काल में देख ही सकते हैं। जब ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो सिलेंडरों में भरी हुई ऑक्सीजन मनुष्य के अंदर भेजी जाती थी। यदि आज हमने वृक्ष लगाए होते तो हमें सिलेंडर की ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता नहीं होती। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। यदि आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।